Hello everyone, welcome again. So under human reproduction, till now we have covered male reproductive system, which include following parts. Then we covered female reproductive system with all its part. Then we completed fertilization, which is actually fusion of male and female gamete. And the next is embryonic development. So the topic of our today's discussion is embryonic development. In embryonic development, we'll see how zygote transforms into fully developed embryo. Okay, so let's start with the topic. So embryonic development may we have what? Actually, embryonic development includes cleavage, blastulation, gastrulation and organogenesis. So वन बाय वन we'll see कि कैसे embryonic development के बाद जो single celled zygote था it transforms into fully developed embryo. Okay, so let's start with this. सो इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो जाइगोट बनता है दिस जाइगोट अंडरगोज क्लीवेज. क्लीवेज इज नथिंग बट इट इज सिमिलर टू माइटोसिस. इट इज सिमिलर नॉट आइडेंटिकल टू माइटोसिस. डिफरेंस क्या होता है वो विल स्टडी लेटर. ओके, सो एज आई सेड इट्स सिमिलर टू माइटोसिस. सो माइटोसिस में भी आफ्टर डिवीजन दो सेल बनते हैं, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं दो सेल बन जाएंगे. इन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर. सो फर्स्ट क्लीवेज होने के बाद क्या हुआ, दो ब्लास्टोमियर बन गए. सो आई हैव रिटन लाइक कि आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज देयर अकर फॉर्मेशन ऑफ टू ब्लास्टोमियर्स. अब इनमें क्या होगा, सेकंड क्लीवेज होगा. सेकंड क्लीवेज के बाद अब दो से क्या बन जाएगा, चार ब्लास्टोमियर बन जाएगा. तो सेकंड क्लीवेज रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ फोर ब्लास्टोमियर. इसमें थर्ड क्लीवेज होगा. थर्ड क्लीवेज होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें विल गेट व्हाट, 8 ब्लास्टोमियर्स. सो इस तरीके से सक्सेसिव क्लीवेजेस टेक्स प्लेस एंड व्हेन 8 to 16 cells get formed then this particular stage is known as morula. ओके, सो देखो भाई, एक से दो ब्लास्टोमियर बने, फिर सेकंड क्लीवेज हुआ, फिर चार बने ब्लास्टोमियर, थर्ड क्लीवेज हुआ, फिर 8 बने, नेक्स्ट क्लीवेज के बाद 16 बन जाएंगे. सो ये जो रेंज है ना सेल्स का दैट इज फ्रॉम 18 to 16. इस पर्टिकुलर स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज मोर्यूला. So morula is nothing but it is 8 to 16 celled stage. So morula में first point we have is it has 8 to 16 blastomer. Second, जो blastomeres होते हैं morula में they are arranged in mulberry shape. So उसके लिए I have added this diagram. यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि सर बिल्कुल ऐसे यूनिफॉर्म सेल्स नहीं होती हैं जो मैंने शो किया है. सेल्स आर एक्चुअली अरेंज्ड इन दिस फॉर्म, मलबरी शेप्ड में ये अरेंज्ड होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज जो मोर्यूला होता है इसका जो साइज होगा दैट इज मोर और लेस सेम एज दैट ऑफ जाइगोट, है ना. इसके साइज में कोई भी चेंज नहीं हुआ है. सो ये देखो, दिस इज द साइज ऑफ जाइगोट एंड मोर और लेस मोर्यूला का भी उतना ही साइज है. हालांकि जाइगोट सिंगल सेल्ड था, अब इसके अंदर सेल्स बहुत सारे बन चुके हैं, दैट इज 8 to 16 सेल्ड स्टेज पहुंच चुका है ना. सो आई हैव रिटन हियर लाइक साइज ऑफ मोर्यूला more or less equals to that of size of zygote. Okay, now zygote single celled था and at the same time it was diploid. लेकिन सक्सेसिव क्लीवेजेस का रिजल्ट क्या हुआ, देखो उस जाइगोट के अंदर अब 16 सेल बन चुके हैं एंड एवरी सिंगल सेल इज डिप्लॉयड नाउ, है ना. माइटोसिस में प्लॉइडी लेवल तो मेंटेन ही रहता है, इक्वेशनल डिवीजन सही रहता है माइटोसिस तो यहाँ पे हर सेल का प्लॉइडी इज डिप्लॉयड. जाइगोट का भी डिप्लॉयड था बट जाइगोट वाज ए सिंगल सेल. यहाँ मोर्यूला में सेल्स का नंबर इज फ्रॉम 8 to 16. सो मोर्यूला का अगर आप डीएनए कंटेंट देखोगे वो क्या हो सकता है, या तो 8 into 2n होगा क्योंकि 8 सेल्स हैं, सबके सब डिप्लॉयड हैं, 8 into 2n, या 16 सेल्स होंगे तो 16 into 2n होगा. सो यहाँ से वी कैन से दैट मोर्यूला हैज मच मोर डीएनए देन जाइगोट. आई हैव रिटन इन थ्योरेटिकल पार्ट ऑल्सो लाइक मोर्यूला हैज much more amount of DNA than zygote. Yes or no? But at the same time, I have mentioned कि size of morula and size of zygote are same, isn't it? So amount of cytoplasm same रहने वाला है. So the point is they have same amount of cytoplasm. Means zygote में and morula में cytoplasm का amount is going to be same, but हाँ morula का जो DNA content है it is much more than zygote. गेटिंग माई पॉइंट. नाउ नेक्स्ट क्या होता है,
मोरूला देन डेवलप इनटू ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जनरली 32 सेल्ड होता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज इट हैज़ ए कैविटी, दिस कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसिल। अगर आप कंपेयर करोगे इसे मोरूला के साथ तो मोरूला एक सॉलिड स्ट्रक्चर था, ब्लास्टुला में क्या आ गई, एक ब्लास्टोसिल कैविटी आ गई है, राइट। देन इन ब्लास्टुला ब्लास्टोमियर्स में रीअरेंजमेंट होता है और दो टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वन इज इनर सेल मास एंड सेकंड इज ट्रोफोब्लास्ट। ये देखो डायग्राम में आई हैव शॉन दिस रेड कलर्ड वन, दिस इज इनर सेल मास एंड जो पेरिफेरी पे ब्लू कलर की लेयर जो बनाई है इट इज एक्चुअली ट्रोफोब्लास्ट। इनका फेट क्या होता है, इनर सेल मास डेवलप्स इनटू फ्यूचर एम्ब्रियो, मतलब कि दिस पर्टिकुलर मास इज गोइंग टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो, राइट। एंड ट्रोफोब्लास्ट का फेट क्या होता है, इट फॉर्म्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, लाइक विल स्टडी एग्जांपल्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर दिस इज कोरियन, देन एमनियन एटसेट्रा। ओके, सो यहाँ तक आई एम रिपीटिंग द कंटेंट, लाइक सबसे पहले जाइगोट बना, उसके बाद फर्स्ट क्लीवेज के बाद 2 सेल्ड स्टेज, फिर सेकंड क्लीवेज के बाद 4 सेल्ड स्टेज, थर्ड क्लीवेज के बाद 8 सेल्ड स्टेज, फिर एक स्टेज आ गई जिसमें 8 to 16 सेल्स की रेंज होती है, उसे मोरूला बोलते हैं। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मोरूला की। फिर मोरूला ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टुला में, इसमें एक कैविटी आ जाती है जिसको ब्लास्टोसिल बोलते हैं। इन ब्लास्टुला जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं दे गेट्स रीअरेंज्ड एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट 2 स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, वन इज इनर सेल मास, सेकंड इज ट्रोफोब्लास्ट। इनर सेल मास का फेट ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ट्रोफोब्लास्ट का फेट ये सर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएंगे। ओके, नाउ अगर आप इन सभी स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड कि जाइगोट के ऊपर ये एक ऑरेंज कलर का लेयर है, ये 2 सेल्ड स्टेज पे भी है, ये 4 सेल्ड स्टेज पे भी है एंड इट इज एट 8 cell stage also, it is at morula also and it is at blastula also. So ये क्या है actually, this is nothing but zona pellucida. So सर ये जोना पेलुसिडा क्यों कंटिन्यू है अभी तक, एक्चुअली एक टर्म आएगी अभी इम्प्लांटेशन, एंड इम्प्लांटेशन का साइट जो होता है वो होता है यूट्रस। ओके, एंड जब तक जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। सो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो जाइगोट बना है यहाँ पे एम्प्यूला में एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर इस पे जेडपी नहीं होता तो भी इट इटसेल्फ गेट्स इम्प्लांटेड इन फैलोपियन ट्यूब, एंड वी नो दैट सर इम्प्लांटेशन तो जाइगोट के लेवल पे होता ही नहीं है। सो पर्पज ऑफ दिस जोना पेलुसिडा इज एक्चुअली टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इन द फैलोपियन ट्यूब। आ रहे मेरी बात समझ में ना। उसके बाद क्या होता है, दिस जाइगोट स्टार्ट्स माइग्रेटिंग इन द यूट्रस एंड इन द मीन टाइम इट डेवलप्स इनटू व्हाट, ब्लास्टुला, एंड वी नो दैट सर इम्प्लांटेशन तो ब्लास्टुला स्टेज पे ही होता है। सो जैसे ही ब्लास्टुला स्टेज बनेगा दिस जोना पेलुसिडा गेट्स शेडेड डाउन एंड इट देन फैसिलिटेट्स इम्प्लांटेशन ऑफ दिस ब्लास्टुला इन यूट्रस। सो ओवरऑल देखें तो जोना पेलुसिडा का पर्पज इज टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन एट अर्लियर स्टेजेस, मतलब कि जाइगोट की स्टेज पे, मोरूला की स्टेज पे। हाँ, जैसे ही ब्लास्टुला बन जाता है इटसेल्फ जोना पेलुसिडा गेट्स शेडेड डाउन एंड उसके बाद क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। सो आई हैव रिटन हियर लाइक ऑन 5th डे जोना पेलुसिडा शेड हो गया एंड ऑन 7th डे ब्लास्टुला गेट्स अटैच्ड विद वॉल ऑफ यूट्रस, दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ओके, सो अगेन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि इम्प्लांटेशन कौन से डे पे होता है, 7th डे पे होता है। इम्प्लांटेशन कौन सी स्टेज पे होता है, ब्लास्टुला स्टेज पे होता है। एंड इम्प्लांटेशन कहाँ होता है सर, वो यूट्रस में होता है, ना कि फैलोपियन ट्यूब पे होता है। फैलोपियन ट्यूब पे इम्प्लांटेशन को कौन रोक रहा है, एक्चुअली जोना पेलुसिडा परसिस्ट कर रहा है सर, तो वो उसे इम्प्लांट होने नहीं देगा यूट्रस पे। ओके, नाउ आफ्टर इम्प्लांटेशन जो एंडोमेट्रियम होता है इट इज कॉमनली नोन एज डेसिडुआ, और डेसिडुआ के अंडर वी हैव फॉलोइंग 3 टाइप्स, अगेन दिस विल स्टडी लेटर। ओके, नाउ तो देखो कहाँ तक पहुँच चुके हम, जाइगोट से स्टार्ट किया था, जाइगोट के बाद 2 सेल्ड, देन 4 सेल्ड, देन 8 सेल्ड, देन एक स्टेज आ गया था 8 to 16 वाला, उसे मोरूला बोला। मोरूला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला कहीं ना कहीं इम्प्लांट हो गया, इसका इम्प्लांटेशन हो गया, एंड इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगा दिस इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन,
इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन। तो सिंपली इट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला इनटू गैस्ट्रुला, उसको गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। एंड दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट। नाम से ही पता चल रहा है, मोर्फोजेनेटिक। These movements actually helps the embryo to acquire a new shape and morphology. Getting my point? So actually blastula के बाद ही कहीं ना कहीं एम्ब्रियो एक शेप एक्वायर करना स्टार्ट करता है। ओके, इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं। क्या स्टेप है सर? गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, जो इनर सेल मास होगा इट गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। Now we studied कि in blastula stage blastomeres undergo rearrangement and form inner cell mass। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर इनर सेल मास में फर्दर डिफरेंशिएशन हो गया और उससे क्या बना, वन वी हैव इज एपीब्लास्ट एंड सेकंड वी हैव इज हाइपोब्लास्ट। ये जो एपीब्लास्ट है इसमें आपको ये वाली सेल्स कोल्यूमनार सेल्स दिख रही हैं, दिस इज कोल्यूमनार सेल। एंड हाइपोब्लास्ट में दीज सेल्स दीज आर क्यूबोइडल इन नेचर, तो इसमें लिख दिया मेड अप ऑफ क्यूबोइडल सेल। एपीब्लास्ट को एट द सेम टाइम हम कंसिडर करते हैं प्रिमिटिव एक्टोडम। प्रिमिटिव मीन्स एक ट्रांजिएंट और एक टेम्परेरी और एक इनिशियल स्टेज का एक्टोडम। सिमिलरली हाइपोब्लास्ट को हम कंसिडर करते हैं प्रिमिटिव एंडोडम, अगेन एक इनिशियल टेम्परेरी या ट्रांजिएंट एंडोडम। ओके, कुछ टाइम तक रहने वाले, उसके बाद ये रिप्लेस हो जाएंगे। किससे रिप्लेस हो जाएंगे? दे विल बी रिप्लेस्ड बाय परमानेंट एक्टो एंड एंडोडम। ओके, लेकिन परमानेंट एकदम से नहीं बनेगा, पहले उनकी प्रिमिटिव स्टेज बनती है, देन दे विल कन्वर्ट इनटू परमानेंट। सो द वेरी फर्स्ट स्टेज इन गैस्ट्रुलेशन इज कि इनर सेल मास डिफरेंशिएट हुआ, एक एपीब्लास्ट बनाओ उसमें कोल्यूमनार सेल्स हैं, दूसरा हाइपोब्लास्ट बनाओ उसमें क्यूबोइडल सेल्स हैं। एंड एपीब्लास्ट को वी आर कंसिडरिंग प्रिमिटिव एक्टोडम, हाइपोब्लास्ट को वी आर कंसिडरिंग प्रिमिटिव एंडोडम। नाउ सेकंड स्टेप इज बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट एक कैविटी आ जाती है। इस कैविटी को हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। सो हियर इज द डायग्राम, ये देखो, ये एपीब्लास्ट सेल थी आपकी और ये ट्रोफोब्लास्ट था। इन दोनों के बीच में ये कैविटी आ गई है, दिस इज एमनियोटिक कैविटी। आई होप इट इज विजिबल, राइट? दीज आर एपीब्लास्ट सेल्स, दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट, उसके बीच में एक स्पेस आ गया है, इस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं? एमनियोटिक कैविटी। अब इस कैविटी का अगर आप लोग फ्लोर देखोगे, इसका फ्लोर इज मेड अप ऑफ दीज सेल्स एंड दीज सेल्स आर नथिंग बट एपीब्लास्ट सेल। सो एक पॉइंट आएगा आगे कि फ्लोर ऑफ एमनियोटिक कैविटी इज मेड अप ऑफ एपीब्लास्ट सेल। सिमिलरली इसका सर एक रूफ भी होगा एंड दिस इज द रूफ। ये जो मैंने पर्पल कलर के सेल्स शो किए यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट रूफ ऑफ एमनियोटिक कैविटी एंड दिस रूफ इन टर्न इट इज मेड अप ऑफ एमनियोजेनिक सेल्स। सो दोनों पॉइंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन थ्योरी like I have written here, like roof of amniotic cavity it is formed by amniogenic cell and floor of amniotic cavity it is formed by epiblast cell. Okay, now ये जो एमनियोजेनिक सेल्स होती हैं ये आती कहाँ से हैं सर? इस वाले डायग्राम में तो नहीं थी एमनियोजेनिक सेल, इनका जो प्रीकर्सर होता है वो है ट्रोफोब्लास्ट। सो ट्रोफोब्लास्ट एक्चुअली गिव राइज टू व्हाट? एमनियोजेनिक सेल्स। तो अगेन इस डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं। ट्रोफोब्लास्ट अगेन द आउटर कवरिंग, एमनियोजेनिक सेल्स इसका रूफ हो गया एमनियोटिक कैविटी का, एपीब्लास्ट इसका फ्लोर हो गया एंड हाइपोब्लास्ट जैसा कि ऊपर वाले डायग्राम में था अभी भी मेंटेन्ड है। एंड नाउ वन मोर पॉइंट इज, जो हाइपोब्लास्ट था इट देन गिव राइज टू स्क्वेमस सेल्स एंड दीज स्क्वेमस सेल्स इन टर्न लाइंस द ब्लास्टोसिल। यहाँ पे देखो, दिस वाज द ब्लास्टोसिल, अभी कोई सेल प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस पर्टिकुलर डायग्राम में कुछ स्क्वेमस सेल्स आ गई हैं यहाँ पे, इजंट इट? एंड जैसे ही ब्लास्टोसिल गेट्स लाइंड बाय दिस स्क्वेमस सेल इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्राइमरी यॉक सैक। ओके, सो ऑल दीज पॉइंट आई हैव रिटन हियर। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सर एक एमनियोटिक कैविटी बनेगा बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, उसका फ्लोर बाय एपीब्लास्ट एंड रूफ इज फॉर्म्ड बाय एमनियोजेनिक cells. At the same time, sir, hypoblast give rise to some flat cells and which lines the blastocyst and it give rise to what? Primary oxide. Okay, next we have is जो ट्रोफोब्लास्ट होता है it then differentiates into extra embryonic mesoderm. मतलब कि ये पूरा यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट एक मेसोडर्म बना लेता है। देखो जितना भी मैंने शेड किया है ना, दिस कंप्लीट पोर्शन इज नथिंग बट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म।
ओके, सो ब्लू कलर का जो भी शेडेड पोर्शन है, दिस इज नथिंग बट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक म्यूजोडम, एंड इट एक्चुअली डराइव्ड फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट ने डिफ्रेंशिएट होके क्या बना दिया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक म्यूजोडम। लेकिन सर स्ट्रक्चर पहले तो कुछ और था, यहाँ तो आपने शेडिंग की है। एक्चुअली क्या होता है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक म्यूजोडर्म ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं, एंड इट देन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक म्यूजोडम, सेकेंड पार्ट इज प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक म्यूजोडम, एंड इसका डायग्राम मैंने बनाया। सो देखो, सबसे पहले तो ट्रोफोब्लास्ट ने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक म्यूजोडर्म बनाया। कौन सा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक म्यूजोडर्म, सर जितना भी आपने यहाँ पे शेड किया है ना, दिस कंप्लीट पार्ट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक म्यूजोडर्म। बट दिस मेसोडर्म देन स्प्लिट्स इनटू आउटर एंड इनर पार्ट्स। आउटर को बोलते हैं सोमैटोप्लूरिक, इनर को बोलते हैं स्प्लैंक्नोप्लूरिक। ओके, सो आई हैव एक्चुअली एक्सप्लेन्ड दीज टू स्ट्रक्चर्स इन दिस डायग्राम। सो देखो, मैं इसे वापस लेके जा रहा हूँ ओरिजिनल डायग्राम पे। लाइक ये आ गया हमारे पास, ये है डायग्राम। तो मतलब अभी आप लोगों को पता है कि ये सर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म था, लेकिन वो मेसोडर्म स्प्लिट हो गया। किस में स्प्लिट हो गया, आउटर सोमैटोप्लूरिक, इनर स्प्लैंक्नोप्लूरिक, एंड इट इज विजिबल इन डायग्राम ऑल्सो। लाइक एक आपको सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म दिख रहा है, एक आपको स्प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज स्प्लैंक्नोप्लूरिक। So I hope you are getting this diagram. Okay, so outer one is somatopluric, inner one is splanchnopluric. At the same time, there is a cavity between these two mesoderms, and this cavity is known as extra embryonic coelom. So ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बना था, इट वाज ट्रांजिएंट, इट देन डिफरेंशिएट इनटू सोमैटोप्लूरिक एंड स्प्लैंक्नोप्लूरिक, एंड इन दोनों के बीच में जो कैविटी होगा, इट इज नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कोलम। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज क्या होगी। नेक्स्ट स्टेज में ये जो एपीब्लास्ट वाली जो ये सेल्स है ना, इनके डोर्सल सरफेस पे एक ग्रूव बन जाएगा ऐसे, और उस ग्रूव को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्रिमिटिव स्ट्रीक, एंड इट इज नथिंग बट अ ग्रूव दैट इज फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ एपीब्लास्ट। ओके, इसका भी डायग्राम है, लाइक हियर इज द डायग्राम। सो ये देखो, ये जो एपीब्लास्ट था, इसके डोर्सल सरफेस पे ये ग्रूव बन गया, एंड इस ग्रूव को ही हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज नथिंग बट प्रिमिटिव स्ट्रीक। इसका रोल क्या है सर, एक्चुअली इस ग्रूव के थ्रू एपीब्लास्ट के सेल इनवर्ड माइग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सो द फर्स्ट सेल माइग्रेटिंग थ्रू दिस ग्रूव रिप्लेसेस द हाइपोब्लास्ट, एंड इन टर्न दे फॉर्म परमानेंट एंडोडर्म। वी हैव रिटन ना कि एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट दे आर कहीं ना कहीं प्रिमिटिव एंडो एंड प्रिमिटिव एक्टो। So now we'll say like, because of the migration of epiblast cells through the primitive groove, the hypoblast cells get replaced and it results in formation of permanent endoderm. Similarly, कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जो ऊपर ही रह जाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे एपीब्लास्ट में ऊपर ही। These cells are going to form permanent ectoderm. एपीब्लास्ट तो एक प्रिमिटिव एक्टोडर्म शो कर रहा था, एंड जो सेल्स इनके बीच में रह जाती हैं, दे देन डेवलप इनटू व्हाट, मेसोडर्म। ओके, सो एक्चुअली होता क्या है, एपीब्लास्ट इज प्रीकर्सर ऑफ ऑल दी थ्री जर्म लेयर्स। सो एनसीईआरटी हैज गिवन अ स्टेटमेंट लाइक एपीब्लास्ट गिव राइज टू ऑल दी थ्री जर्म लेयर्स। नाउ विद टाइम क्या होगा, दिस ब्लास्टोसिल्स गेट ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड मीन्स इट गेट फिल्ड, and this actually marks the end of gastrulation. So I have written here like, end of gastrulation is marked by obliteration of blastocele. एक दो चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को, जैसे ब्लास्टुला की कैविटी क्या थी, दिस इज ब्लास्टोसिल। सिमिलरली गैस्ट्रुला की कैविटी को हम क्या बोलते हैं, आर्केंटेरॉन बोलते हैं। ओके, इसी को हम प्रिमिटिव गट बोलते हैं, एंड इसकी ओपनिंग इज नोन एज व्हाट, ब्लास्टोपोर। Okay, so this is regarding gastrulation and the embryonic development. Now, as embryonic development itself is a very lengthy topic, so in order to get it properly, I have here summarized this topic with all its key points. Like we have studied कि मेल एंड फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है. This zygote then undergoes successive cleavages and results in formation of morula. This morula is nothing but 8 to 16 celled stage. फिर मोर्यूला में भी आगे जाके सक्सेसिव क्लीवेजेस होंगे, एंड
It results in formation of next stage. This is known as blastula. ब्लास्टुला में ब्लास्टोमियर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, लाइक फ्रॉम 32 to 100 सेल्ड. इनमें डिफरेंस भी पढ़ा था हमने, मोर्यूला वर्सेस ब्लास्टुला. लाइक दिस इज सॉलिड, ब्लास्टुला में एक कैविटी आने वाली है, ब्लास्टोसिल कैविटी. यहाँ पे भी वो सब मैंने मेंशन किए हैं, देखेंगे आगे. नाउ ब्लास्टुलेशन के बाद अगर देखें तो कौन सा इवेंट होता है, गैस्टुलेशन. एंड दिस गैस्टुलेशन फाइनली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ गैस्टुला. ओके, सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यही सीक्वेंस होता है भाई. जाइगोट ट्रांसफॉर्म्स इनटू मोर्यूला, मोर्यूला इनटू ब्लास्टुला, ब्लास्टुला फाइनली इनटू गैस्टुला. नाउ जो ब्लास्टुला का कन्वर्जन होता है गैस्टुला में, उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, पहले पढ़े थे हमने, तो वो सारे इवेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी हेयर. नीचे मैंने डायग्रामेटिकली मेंशन किया है हर चीज़ को. लाइक भाई सबसे पहले जाइगोट आया, ट्रांसफॉर्म्स इनटू दिस वन इज मोर्यूला. This morula then transforms into this structure is known as blastula. ब्लास्टुला में एक कैविटी बन जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिल. फिर इस ब्लास्टुला स्टेज में क्या होता है, ब्लास्टोमियर्स गेट्स रीअरेंज्ड एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर्स. वन इज इनर सेल मास, सेकंड वन इज ट्रोफोब्लास्ट. इनर सेल मास का फेट क्या होता है, डेवलप इनटू फ्यूचर एम्ब्रियो. ट्रोफोब्लास्ट का फेट क्या होता है, डेवलप्स इनटू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स. उसके बाद गैस्टुलेशन स्टार्ट होता है. गैस्टुलेशन में सबसे पहला ही इवेंट क्या था कि इनर सेल मास दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट हो जाता है. वन इज एपीब्लास्ट एंड सेकंड इज हाइपोब्लास्ट. बिल्कुल डिटेल में देखा हमने कि लाइक एपीब्लास्ट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, कोलुमनार सेल्स. हाइपोब्लास्ट में कैसे सेल थे, क्यूबॉइडल सेल थे. नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, जो एपीब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थे उनके बीच में एक कैविटी आ जाती है, उसको हम एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं. एंड एट द सेम टाइम जो हाइपोब्लास्ट था, हाइपोब्लास्ट ने कुछ यहाँ पे स्क्वेमस सेल्स बना दिए. एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज प्राइमरी yolk sac. एंड आफ्टर दिस देयर अकर फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स. वो हमने डायग्राम के थ्रू पढ़ा था कि सबसे पहले तो क्या होगा, पूरे में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म आ जाएगा. दिस मीजोडर्म देन गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू व्हाट, आउटर पार्ट, आउटर नोन एज सोमैटोप्लूरिक, इनर नोन एज स्प्लैंक्नोप्लूरिक. तो डायग्राम में भी कुछ ऐसे शो कर रखा है मैंने. लाइक ये जो आउटर पार्ट है पूरा का पूरा, दिस इज नोन एज सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. ये जो नीचे ब्लू कलर्ड वन है, हाइपोब्लास्ट को जिसने सराउंड किया है, यू कैन से दैट yolk sac को जिसने सराउंड किया है, दिस इज नोन एज स्प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम. ओके, एंड आफ्टर दिस देयर अकर फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक. प्रिमिटिव स्ट्रिक इज अगेन नथिंग बट इट्स अ ग्रूव ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ एपीब्लास्ट. कुछ यहाँ पे डायग्राम है प्रिमिटिव स्ट्रिक का. लाइक ये देखो, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट क्या था, एपीब्लास्ट, उसके डोर्सल सरफेस पे एक ग्रूव बन गया, उस ग्रूव को हम प्रिमिटिव स्ट्रिक बोलते हैं. पर्पस क्या था इस ग्रूव का, एज वी हैव स्टडीड, यहाँ से एपीब्लास्ट सेल्स का माइग्रेशन होगा. सो आई हैव रिटन ऑल्सो लाइक कि सेल्स ऑफ एपीब्लास्ट माइग्रेट इनवर्ड थ्रू दिस प्रिमिटिव स्ट्रिक, है ना. एंड इस इनवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या होगा, जो प्रिमिटिव एक्टोडम था वो परमानेंट एक्टोडम बन जाएगा, जो प्रिमिटिव एंडोडम था वो परमानेंट एंडोडम बन जाएगा. और इन दोनों के बीच में एक और स्टेज आ जाती है, उसको बोलते हैं मीजोडर्म. सो फाइनली विल से लाइक जैसे ही एपीब्लास्ट के सेल्स माइग्रेट करते हैं थ्रू प्रिमिटिव स्ट्रिक्स, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 3 germ layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. Okay, now as these germ layers give rise to different organs of the body, so next event क्या हो जाता है, organogenesis. एंड सर वाई दे आर नोन एज germ layers, ये स्पेसिफिक वर्ड क्यों यूज करते हैं इनके लिए, बिकॉज these three layers like ecto, meso and endoderm, they give rise to different organs of the body. And now once all the organs and organ system will get developed, we'll say like जो embryonic development था, it gets completed. Okay, so this is all about embryonic development.
ये पूरा समरी है इसका, एंड दिस समरी हैज ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. सो फर्स्ट गो थ्रू द थियोरटिकल पार्ट, जो भी हमने डिटेल में पढ़ा है, और एक बार सारे उसके एस्पेक्ट समझ में आ जाए ना, सो फिर की पॉइंट्स को प्रिपेयर करने के बाद यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस समरी. ओके, नाउ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो देयर अकर फॉर्मेशन ऑफ सम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, मे बी यू हैव हर्ड दीज नेम्स लाइक कोरियन, amnion, yolk sac, allantois. Okay, so in total there are 4 extra embryonic membranes. कैसे बनते हैं, इनका पर्पस क्या होता है, वो सब वी आर गोइंग टू कवर इन दिस टॉपिक. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. सो दिस इज टोटली डायग्राम बेस्ड टॉपिक, एंड ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे शो किया है ना, दिस डायग्राम इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम. कैसे सर? लाइक देखो, इस डायग्राम में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट के नीचे सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ना, और जहां तक एमनियोटिक कैविटी है वहां तक भी सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ही होता है. एंड जो हाइपोब्लास्ट वाला पार्ट है, और जो यू कैन से दैट यॉर्क सैक वाला पार्ट है, उसके सराउंडिंग में जो लेयर आती है मेसोडर्म की, उस लेयर को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज नोन एज प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म. सो सिमिलरली नेक्स्ट डायग्राम में भी एग्जैक्टली इसी फॉर्म में चीज़ें अरेंज्ड हैं. लाइक देखो, सबसे आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट आ गया. ट्रोफोब्लास्ट के नीचे वी नो दैट सर सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है. फिर वी नो दैट एमनियोटिक कैविटी तक भी सोमैटोप्लूरिक मेम्ब्रेन ही होता है. सही बात है सर. और जो नीचे वाला पार्ट है सर, उसमें हाइपोब्लास्ट आता है एक तो, और हाइपोब्लास्ट को सराउंड करने वाला लेयर विल बी स्प्लैंक्नोप्लूरिक, isn't it? तो इस बेसिस पे we'll say like this particular diagram is the reflection of the first one. Okay, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है. Now let's start with the first extra embryonic layer. This is chorion. कोरियोन को मैंने यहाँ पे मार्क किया है कि these two structures will form chorion. ये वाला पार्ट कोरियोन बना रहा है एक्चुअली. एंड इस पार्ट में तो पता है आपको क्या क्या है सर, आउटर लेयर तो ट्रोफोब्लास्ट है, इनर लेयर कहीं ना कहीं सोमैटोप्लूरिक है, isn't it? So इसी फॉर्म में लिखा भी है मैंने यहाँ पे, लाइक इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड एंड सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इनसाइड, है ना. एंड ट्रोफोब्लास्ट एज इट इज आउटसाइड, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म. एंड ये तो नाम से पता चल रहा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, दिस इज मेसोडर्म. तो इन टोटल अगर देखें तो कोरियोन बना हुआ है एक्टोडर्म on outer side, that is in the form of trophoblast, and mesoderm on inner side, that is in the form of somatopluric mesoderm. आ रही बात समझ में? सो यही क्वेश्चंस आने यहाँ पे डायरेक्टली कि कोरियोन इज मेड अप ऑफ, दिस इज आउटर एक्टो एंड इनर meso. Ectoderm in the form of this trophoblast and mesoderm in the form of this somatopluric extra embryonic mesoderm. सेकेंड लेयर देखते हैं. लाइक सेकेंड लेयर हमारे पास है सपोज एमनियोन. एमनियोन का लोकेशन भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है. एंड आप लोगों को पता है जो ये 2 लेयर हैं, इनमें से एक तो आउटर है सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक इनर है. दिस इनर इज नथिंग बट एमनियोजेनिक सेल. वी हैव स्टडीड ना, एमनियोटिक कैविटी की जो रूफ बनाने वाले सेल्स थे, दे वर नथिंग बट एमनियोजेनिक सेल. एंड अगेन एमनियोजेनिक सेल कहाँ से डराइव होते हैं, वी हैव रिटन इन द थियोरेटिकल पार्ट, वो डराइव होते हैं ट्रोफोब्लास्ट से. सो नाउ अगर हमें अब एमनियोन का स्टेटस बताना है इन द फॉर्म ऑफ एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, सो विल से लाइक कि भाई आउटर तो दिख ही रहे हैं, दिस इज सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. तो आउटर कंपोनेंट तो इसका क्या कहाँ से आता है, मेसोडर्म से आता है. इनर कंपोनेंट कहाँ से आता है सर, इनर कंपोनेंट तो एमनियोजेनिक सेल से आ रहा है. अब मैंने बताया आप लोगों को, एमनियोजेनिक सेल इटसेल्फ डेराइव्ड फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट को हम आउटसाइड कंसिडर करते हैं. आउटसाइड मतलब एक्टोडर्म कंसिडर करते हैं. सो अगेन जो इनर पार्ट है एमनियोन का, दैट इज दिस एमनियोजेनिक सेल, हम उसे क्या कंसिडर करेंगे कि इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन. आ रही बात समझ में? सो उल्टा हो गया यहाँ पे. कोरियोन में स्टेटस क्या था, कोरियोन में सर
आउटर एक्टो इनर मीजो। एमनियन में स्टेटस क्या हो गया है सर, आउटर मीजो इनर एक्टो। आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट। ओके, देन नेक्स्ट लेयर हमारे पास आती है, दिस इज योक सैक। अब देखो डायग्राम में इसकी लोकेशन क्या है सर, इसकी लोकेशन कुछ नीचे है, और नीचे वाले पार्ट में हमने पढ़ा है कि सर जो आउटर लेयर है ये तो हमारे पास है स्प्लैंक्नो प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम, एंड ये किसको सराउंड करती है सर, ये कहीं ना कहीं हाइपोब्लास्ट के डराइव्ड स्ट्रक्चर को सराउंड करती है ना। सो मतलब कि इनर पार्ट क्या हो जाएगा, इनर पार्ट हाइपोब्लास्ट हो जाएगा, आउटर पार्ट क्या हो जाएगा, आउटर पार्ट स्प्लैंक्नो प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम हो जाएगा। सो योक सैक के रिगार्डिंग सेम थिंग आई हैव रिटन लाइक, जो आउटर पार्ट है दिख रहा है हमें, दिस इज नथिंग बट स्प्लैंक्नो प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम, दिस इज आउटर वन। इनर पार्ट क्या है, एक स्ट्रक्चर जो कि डराइव्ड है हाइपोब्लास्ट से, एंड हाइपोब्लास्ट अगर याद हो तो हाइपोब्लास्ट को हम क्या कंसिडर करते हैं, दिस इज प्रिमिटिव एंडोडम। तो इसके भी आपको दोनों ओरिजिन मिल गए हैं। जो आउटर पार्ट है योक सैक का, दिस इज मीजोडम, नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है सोमैटो प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम। जो इसका इनर पार्ट है हाइपोब्लास्ट, वो एक प्रिमिटिव एंडोडम होता है, सो इनर इसका क्या हो जाएगा, एंडोडम। तो योक सैक का स्टेटस क्या है, आउटर पार्ट डराइव्ड फ्रॉम मीजोडम, इनर पार्ट डराइव्ड फ्रॉम एंडोडम। ये सेम स्टेटस होने वाला है एलेंटोइस का, क्योंकि एलेंटोइस का भी अगर आप साइट देखो तो सेम साइट है वही। योक सैक भी कहीं ना कहीं इन्हीं दो पार्ट से बना हुआ था, एंड एलेंटोइस अगेन इन्हीं दो पार्ट से बना हुआ है। मीन्स व्हाट, ये आउटर तो सर स्प्लैंक्नो है, and inner is again some structure derived from hypoblast. So same thing in allantois also, like splanchnopluric extraembryonic mesoderm forms outer part and hypoblast it forms inner part. So इसके basis पे we'll say like allantois भी outer part derived from mesoderm and inner part derived from endoderm. Okay, so इस तरीके से आपको ये वाला डायग्राम प्रिपेयर करना है। दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट स्टिल नीट में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। लाइक 2018 में एमनियन के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग पूछा गया था, सर इनका पर्पस क्या है, इनका फॉर्मेशन तो देख लिया हमने कि भाई ठीक है, कुछ एक्टोडम मिजोडम से आ रही हैं, कुछ मिजोडम एंडोडम से आ रही हैं, बट इनके फंक्शंस क्या हैं। देखो लाइक जो कोरियन होता है इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, है ना, प्लेसेंटा वो टिश्यू जहाँ से पूरा नरिशमेंट मिल रहा है एम्ब्रियो को। नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा प्लेसेंटा है। ओके, सो इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज एमनियन। एमनियन का क्या रोल होता है, एमनियन अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे ना, सो इट इज एक्चुअली लाइनिंग द एमनियोटिक कैविटी। देखो जरा लोकेशन एक बार इसका, दिस पार्ट इज एमनियन, ये पूरा पार्ट इज एमनियन, और ये एमनियन किसको लाइन कर रहा है सर, दिस एमनियन इज एक्चुअली लाइनिंग दिस एमनियोटिक कैविटी, एंड इसमें यहाँ वी हैव व्हाट, दिस इज एम्ब्रियो। सो देखो एम्ब्रियो के बाहर एक कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी, एंड इट इज फिल्ड विद फ्लूइड, और वो लाइंड किससे है, इट इज लाइंड विद एमनियन, है ना। सो एमनियन का पर्पस क्या हो जाएगा भाई, सो यही चीज हमने लिखी है यहाँ पे, लाइक इट लाइन्स द एमनियोटिक कैविटी, एंड एमनियोटिक कैविटी में क्या होता है, फ्लूइड होता है, एंड दिस पर्टिकुलर फ्लूइड इट एक्चुअली प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो। सेकेंड फंक्शन इज इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स एम्ब्रियो फ्रॉम शॉक्स। सही बात है सर, एम्ब्रियो के बाहर एक फ्लूइड प्रेजेंट है, तो जितना भी शॉक्स होते हैं, कोई मैकेनिकल जर्क होता है, उन सबको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कहीं ना कहीं इट इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो। गेटिंग माई पॉइंट। देन थर्ड लेयर वी हैव, तीसरा होता है हमारे पास एलेंटोइस। इसका फंक्शन इज, ये भी क्या करेगा, कोरियन के साथ हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। सो ह्यूमंस में प्लेसेंटा दो लेयर्स के इन्वॉल्वमेंट से बनता है, फर्स्ट वन इज कोरियन, second one is allantois, and last we have is yolk sac. This yolk sac is actually the site of formation of first RBC of embryo. Means what, आप लोगों ने सुना होगा कि बिफोर बर्थ क्या होता है, जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो स्टार्ट होता है इन yolk sac, देन इन स्प्लीन एंड देन इन लीवर। ओके,
एंड आफ्टर बर्थ जो आरबीसी का प्रोडक्शन होगा दैट विल अकर इन बोन मैरो, राइट। सो जो फर्स्ट आरबीसी आता है एम्ब्रियो का, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? यॉर्क सेक। इट गिव राइज टू द फर्स्ट आरबीसी ऑफ एम्ब्रियो। Okay, so in this way all these extra embryonic layers get formed and यहाँ पे we have discussed their functions. ठीक है भाई, so this is all about the embryonic development from my side. I hope you guys like this lecture and I hope you understand all the things. In the next lecture we'll continue with placenta. In the meantime, please don't forget to share this video with your friends. Till then, take care, bye bye and have a nice day.